सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 7 की क्लास में मैं अपने दूसरे वीडियो में उत्तर भारत के मैंने 2 राज्य आपको इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ाया है। आज उत्तर भारत के जो अन्य राज्य हैं उनके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उत्तर भारत में सबसे पहले हमने पढ़ा गुर्जर प्रतिहार, जो 730 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद बंगाल का पाल राजवंश 750 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक रहा। और आज जो हमें पढ़ना है वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का जो युग था वो 753 से 973 ईस्वी तक रहा है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रकूट जो राजवंश था उसका शक्तिशाली शासक कौन था, या राष्ट्रकूट को इतिहास में प्रसिद्धि दिलाने वाला, फेमस करने वाला शासक कौन था, तो वो शासक था दंतिवर्मन या दंती दुर्ग। इस दंती दुर्ग के नेतृत्व में जो राष्ट्रकूट राजवंश था वो बहुत शक्तिशाली बनकर उभरा। वैसे राष्ट्रकूट दक्कन के शासक थे, लेकिन रहने वाले मूलतः महाराष्ट्र के लातूर निवासी थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? इन्होंने जो अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की वो दक्कन क्षेत्र में स्थापित की, लेकिन ये रहने वाले महाराष्ट्र के लातूर निवासी थे। ठीक है, प्रसिद्धि दिलाने वाला शासक कौन था? दंती दुर्ग या दंती वर्मन था। दंती वर्मन ने अपने राष्ट्रकूट जो राजवंश था उसको कहाँ तक उसकी सीमाएं कहाँ तक फैलाई, तो हम देखते हैं उसने कर्नाटक को जीता। ठीक है, उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाई। जो दंती दुर्ग था उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाता है, जो बहुत ऐतिहासिक रही है, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रही है। अब दंती दुर्ग जो है वो अपनी सीमाएं कहाँ तक बढ़ाता है, तो देख लेते हैं। कांची, कलिंग, मालवा आदि को यह जीतता है और अपनी जो क्षेत्रीय अपनी सीमा रेखा है उसका विकास करता है, विस्तार करता है। फिर देखते हैं कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक शासक था वह कौन था, तो दंती दुर्ग के बाद उसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम बनता है। और कृष्ण प्रथम की खास बात यह होती है, सबसे प्रसिद्ध उसकी जो कार्यशैली रही है, कार्य रहे हैं, वो है एलोरा के गुफाओं में मंदिरों का निर्माण। यह बहुत ऐतिहासिक है, पूछा जाता है एलोरा की गुफाओं में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, कौन से शासक ने करवाया, तो भैया उसने करवाया कृष्ण प्रथम ने। किस राजवंश से संबंधित था, तो राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित था। फिर देखिए गुर्जर प्रतिहार, बंगाल का पाल राजवंश, राष्ट्रकूट, इन तीनों के पतन के क्या कारण थे, बड़ा सवाल है। तो इतिहास में इस घटना को, इन तीनों राजवंशों के पतन की घटना को त्रिदलीय संघर्ष कहा जाता है। तीन, दल में दल, ठीक है, या राज्य। तो तीन जो ये राज्य थे इनके पतन का कारण क्या था, तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि जो कन्नौज राजधानी थी वह अपने आप में बहुत ऐतिहासिक थी, प्रसिद्ध थी। सभी राजा या सभी राजवंश के शासक कन्नौज को जीतना चाहते थे, कन्नौज पे अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। और ऐतिहासिक है, बार बार आपको बताते हैं कि जो भारतीय राजा रहे हैं वो अपने आप में अपने पास पड़ोसी जो राजा रहे हैं, रजवाड़े रहे हैं, उनसे लड़ा करते थे, उनसे आपस में कभी नहीं बनती थी। ये देखिए प्रमाण ये भी है कि 3 शक्तिशाली राज्य हुए हैं और यहाँ पर बड़े शक्तिशाली राजा भी हुए हैं जो इतिहास में अपनी प्रसिद्धि, अपना स्थान अलग ऊंचाइयों पर स्थापित किया है, लेकिन अपने वर्चस्व की लड़ाई को कायम रखा। कन्नौज पर अपना अपना अधिकार जमाने के लिए तीनों राजवंश या ये वंश आपस में लड़ते रहे, और जब लंबे समय तक ये आपस में लड़ते रहे तो ये शक्तिहीन हो गए। शक्तिहीन होने के कारण यह सब विदेशी आक्रांताओं से पराजित हुए। अब यहाँ पर देखिए कन्नौज को पाने के लिए ये तीनों आपस में लड़े, शक्तिहीन हुए, पराजित हुए, परास्त हुए और मिट गए। फिर देखिए हम बात करते हैं, यहाँ अगला चैप्टर है तुर्की आक्रमण। अब यहीं से क्या होता है, इनकी आपस में लड़ाई, जब ये आपस में कमजोर हो जाते हैं तो भैया तुर्की आक्रमण होता है। तुर्की कौन है? अफगानिस्तान के निवासी हैं। ठीक है,
और वहां पर एक शासक होता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत के बारे में बहुत सुनता है। जब वो सुनता है कि भारत के लोग वस्त्र कम और सोने चांदी के आभूषण अधिक पहनते हैं, तो उसकी इच्छा होती है कि एक बार हम भारत जाएं। उसकी ये इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, वो भारत के बारे में बहुत सुनता है। क्यों? कारण यह है कि हमारे जो प्राचीन समय के लोग रहे हैं, आप देख लीजिए किसी भी राजा महाराजा के वो ऐसे पैंट शर्ट नहीं पहना करते थे, ठीक है। उनके बाजू से लेकर, गले से लेकर, मुकुट से लेकर और सब हाथ पैरों में सब सोने से ही वो आभूषणों से, सोने के आभूषणों से बने हुए आभूषणों को धारण करते थे, ठीक है। तो जितना वो वस्त्र नहीं पहनते थे, उससे ज्यादा वह सोना चांदी पहनते थे। और यह ख्याति, यह प्रसिद्धि विश्व प्रसिद्ध थी। और इसका यही प्रमाण है कि अफगानिस्तान में बैठा एक साधारण सेनापति कहिए, एक सेना का एक छोटा सा सिपाही कहिए, वो भारत के बारे में सुनता है और मन ही मन विचार करता है कि मैं एक बार भारत अवश्य जाऊंगा। देखिए महमूद गजनवी क्या होता है, जो जागीर इलाका होता है वहाँ एक छोटी सी राजगद्दी होती है जिसका नाम होता है गजनी। तो 998 ईस्वी में वह गजनी का उत्तराधिकारी बनता है, गद्दी पर बैठता है। ध्यान रखना, महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का निवासी होता है और 998 ईस्वी में वह गजनी का शासक बनता है। अब जब शासक बन गया, एक छोटा सा सेनापति एन केन प्रकारेण अगर वो शासक बन जाए, राजा बन जाए, तो उसकी जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, जो सपना है, वह जरूर साकार करेगा। और निश्चित रूप से गद्दी पर बैठते ही वह 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक भारत पर निरंतर आक्रमण करता है। क्यों करता है? उसका उद्देश्य क्या है भैया? उसका उद्देश्य स्पष्ट है, मंदिरों को लूटना। उसको पता होता है कि जो भारत के मंदिर है, मंदिरों में अगाध संपत्ति है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इस तरीके की बहुमूल्य चीजों की खान है भारतीय मंदिर, ठीक है। क्योंकि ये मंदिर जो होते थे ये अपने आप में बहुत ही संपन्न हुआ करते थे, ठीक है। तो उद्देश्य है, सपना लेकर आया है, लूटने के इरादे से आया है। लूटता क्या है? मंदिरों को लूटता है। अभी इसके मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं शासक बनूं या भारत पे राज्य करूं। और ये पहला आक्रमण है, मुस्लिम आक्रमण पहला भारत पर होता है 998 ईस्वी में। उद्देश्य हमने बता दिया। और एक सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी होती है महमूद गजनवी की? तो महमूद गजनवी की ऐतिहासिक घटना है 1025 में वह भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। और कहा जाता है कि वह कईयों सौ हजार ऊंटों से भर भर कर मंदिर से सोने चांदी की मूर्तियां, आभूषण, सिक्के लेकर जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वह जब इस तरीके से लूट का एक जो इरादा होता है वो बढ़ जाता है, देखता है कि नहीं मंदिरों में अगाध संपत्ति है। 1025 में सोमनाथ को लूटने के बाद वह अपना विचार बदल देता है और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेता है, शासक बन जाता है, ठीक है। और उसके विपरीत देखिए, अब एक शासक आया है, भर भर कर भारत से सोना चांदी अपने अफगानिस्तान पहुंचा रहा है, अपने मुल्क को पहुंचा रहा है। तो यह देखकर वहीं से संबंधित एक और शासक है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1175 में भारत पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक ही है, भारत को लूटना नहीं बल्कि शासन करना। यहाँ तो लूटने के नियत से आया था महमूद गजनवी, लेकिन मोहम्मद गौरी शासन करने के नियत से आता है, ठीक है। और जब वो 1190 में पेशवार, लाहौर, सियालकोट, पंजाब, सिंध, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया का क्षेत्र है, वहां पर अपना अधिकार कर लेता है। जिसे आप अभी मैप में देखेंगे तो पंजाब आपको नजर आएगा, पाकिस्तान नजर आएगा, उसके बाद अफगानिस्तान नजर आएगा। ये सब जो मुस्लिम आक्रांता हुए हैं ये इन्हीं क्षेत्रों से आए हैं। फिर क्या करता है कि यह अपनी जीत का सिलसिला, कौन? मोहम्मद गौरी, आगे बढ़ाने के लिए वह दिल्ली पर आक्रमण करता है। ध्यान रखना, बहुत ऐतिहासिक है। दिल्ली पर आक्रमण करता है किस सन में? 1191 में, ठीक है। इस घटना को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है।
अगर कोई आपसे पूछे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 को हुआ। ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। भैया किसके किसके मध्य हुआ? उस समय दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, और मोहम्मद गौरी से इनका तराइन का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध में दिल्ली शासक पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को युद्ध में हरा देते हैं और यह कहकर छोड़ देते हैं कि अपनी जान बचाकर भागना चाहते हो तो भागो, मैं निहत्थों पे वार नहीं करूंगा। ठीक है, और इस तरीके से वह 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से हारता है, जान बचा के दुम दुबा के भागता है, लेकिन वह शांत नहीं बैठता है, वह फिर सेना लेकर आता है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग होगी। इस बार पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए एक इन्हीं के चौहान राजवंश से संबंधित भारतीय एक राजा होते हैं जय सिंह। तो राजा जय सिंह क्या करते हैं कि राजा जय सिंह और पृथ्वीराज चौहान के मध्य नहीं बनती है। पहले भी बताया, एक राजा के दूसरी राजा से भारत में कभी नहीं बनी। अब जय सिंह जो होते हैं, ठीक है, जयचंद जो होते हैं, उनसे और पृथ्वीराज चौहान से कभी नहीं बनी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद क्या करता है कि मोहम्मद गौरी को फिर निमंत्रण देता है कि भैया फिर दोबारा आ जाओ, इस बार हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। 1192 में मोहम्मद गौरी फिर तराइन के द्वितीय जो युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान से होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। अब देखिए 1194 में देख लीजिए, देश से गद्दारी करने वालों का नतीजा इतिहास में स्पष्ट लिखा है। 1194 में कन्नौज के शासक कौन होते हैं? जयचंद होते हैं। ये वही जयचंद हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को खत्म करने के लिए मोहम्मद गौरी को बुलाया था। तो 1194 में वही मोहम्मद गौरी जयचंद की भी हत्या कर देता है, क्योंकि उसकी नियत होती है संपूर्ण भारत पर राज्य करने का। और कन्नौज अपने आप में फेमस है। 3 दल, यहाँ त्रिदलीय संघर्ष हो गया कन्नौज के चक्कर में, 3 राजवंश नष्ट हो गए आपस में लड़ते लड़ते। तो मोहम्मद गौरी कैसे छोड़ देता कन्नौज को? अब देखिए 1198 में पूर्णतया कन्नौज क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है, जयचंद की हत्या हो जाती है। इसके बाद जो होता है वह बहुत अलग होता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीता हुआ जितना भी विजित क्षेत्र है वह सब उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर स्वदेश लौट जाता है, अपने देश को वापस लौट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वप्रथम वह कौन सा मुस्लिम शासक था जो दिल्ली पर शासन किया? वह मुस्लिम शासक का नाम बताओ, इसने दिल्ली पर सर्वप्रथम शासन किया। तो अभी तक चौहान थे, अपने ही देश के लोग थे जो दिल्ली को राजधानी बनाए थे, दिल्ली पर शासन कर रहे थे, लेकिन पहला मुस्लिम राजा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएगा। अब आगे का जो पाठ्यक्रम है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि नोट्स इम्पोर्टेंट हैं और टेस्ट होगा तो नोट्स आपकी देखी जाएगी।